हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई करनी शुरू कर दी होगी। मैम क्लास 10th है, मैम बोर्ड्स है, मैम हमारा पेपर बाहर से आएगा, मैम दूसरे स्कूल में होगा, है ना। ये सारी चीजों ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया होगा, मुझे पता है। बोर्ड्स हैं, 10th है, प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। आपके उसी प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग आ गए हैं आपके लिए सभी चैप्टर्स लेकर। हाँ जी बेटा, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th की कंप्लीट साइंस, जिसमें मैं आपको सभी चैप्टर्स को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद मैं उस चैप्टर के आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी दूंगी। आफ्टर दैट मैं उस चैप्टर के आपको पीवाईक्यूज भी दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं इस चैप्टर से। हाँ बेटा, ये सब कुछ आपको यही मिलने वाला है। उसके बाद बेटा आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, बहुत 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 सारी चीजें मिलने वाली हैं। और एक एकदम धमाकेदार ऑफर मैं आपको देती हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा यहाँ पर, वो ये है कि ये सारी चीजें हम लोग पहले दिया करते थे बच्चों पेड बैचेस में, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं ये सब चीजें बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको किसी भी तरीके का पैकेज परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। सब कुछ आप लोगों के लिए है बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब इतनी बढ़िया सी न्यूज मैंने आपको दे दी है तो जोश मीटर आपका और ज्यादा हाई हो जाना चाहिए और पढ़ाई और ज्यादा जोश से और एनर्जी से भरी हुई होनी चाहिए, है ना। प्रेशर को कम करने के लिए मैं आ गई हूँ, जिसमें आपको मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से बहुत मजे मजे में कंप्लीट करा कर ही मानूंगी, याद करवा कर ही छोड़ूंगी। तो टाइम को बिना वेस्ट करे मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समझे या नहीं समझे? क्लास 10th है, बोर्ड्स एग्जाम इसी की तरह बैठे होगे, लेकिन अपन है ना भाई, है ना। आप लोगों के लिए अपन है ना। समझे या नहीं समझे? जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा अपन इधर ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, जब तक पूरी साइंस नहीं हो जाती ना, प्रिया मैम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हैं। पूरी तैयारी करवा कर ही यहाँ से जाएंगी, बोर्ड एग्जाम को कंप्लीट करवा कर ही जाएंगे, फोड़ कर आओगे, आग लगा कर आ जाओगे। समझे बेटा? तो समय को बिना बर्बाद करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मुझसे पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं कराती हूँ चैप्टर से दोस्ती। दोस्ती मुझे यार बड़ी पसंद है ना, चाहे वो फिर कैसी भी हो। तो मैं तो अपने बच्चों को ये चैप्टर से भी दोस्ती कराती हूँ। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम करते हैं चैप्टर से दोस्ती। हम जानते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या बातें पढ़नी है, क्या क्या चीजें समझनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, है ना। चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन होगी तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, है ना। क्या होते हैं चेंजेस, कैसे होते हैं चेंजेस, वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी। कितने तरीके के होते हैं चेंजेस, चेंजेस में तरीके के होते हैं। हाँ बेटा, छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो, फिर बता दूंगी। मैम क्या छोटी क्लासेस की बात लेके बैठ जाती हो मैम, अभी का कुछ पता नहीं है, आप पीछे का और बात कर रही हो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उसके बाद चूंकि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, तो मैं बताने वाली हूँ आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आफ्टर दैट ये केमिकल इक्वेशन, मैम किस चिड़िया का नाम है, हमने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताएंगे। बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, मैम यहाँ पर पढ़ाई बैलेंस नहीं हो रही, केमिकल इक्वेशन और बैलेंस करवा लो आप। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी वो करवाना, पढ़ाई भी मैं सिखा दूंगी कैसे होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, कितने तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं, है ना, वो सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आफ्टर दैट करोजन रेसिडिटी। अब इसमें मुझसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम डिलीटेड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके स्कूल में आता है, या फिर अगर बोर्ड्स में डिलीटेड होता है तो स्कूल वाले प्री बोर्ड्स में इन सब में दे देते हैं। तो इसलिए आपको छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा समझ आएगा नहीं, तो पढ़ा देंगे ना बेटा, क्या जाता है, पढ़ लो, आ जाओ। चेंज चेंज चेंज, केमिकल रिएक्शन होगी बेटा तो कुछ चीजें चेंज होंगी। तो क्या होता है चेंज? चेंज से आप लोग क्या समझते हो मैम? बदलाव। बदलाव क्या? कोई चीज पहले अलग थी और अब अलग हो गई, है ना। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आप अपने आप को देखो, आप अलग हो गए, है ना, एकदम चंपू से,
है ना, गोलू मोलू, जैसे भी आप लोगों को अगर कोई बहुत ज्यादा थिन होगा तो वो थिन सा, है ना, एकदम भोले से प्यारे से बच्चे जिसे बात करना नहीं पसंद है ना, बात करने में डर लगता था, ऐसे से थे ना आप भी, थे या नहीं थे, है ना, सबसे डर लगता था कोई तेज आवाज में बात बोल दे, कुछ कह दे तो एकदम टप 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 आंसू निकल आते थे, ऐसे थे या नहीं थे आप लोग? मैं ऐसी ही थी। लेकिन अब क्या है, अब कोई बोल के तो देखे, है ना, अब ऐसा हो गए हैं मैम हम, कोई हमारे सामने एक बोलता है तो हम उसको चार सुना कर आते हैं। बदलाव आया है या नहीं आया है? आपके मेंटली भी चेंज आया है, फिजिकली भी चेंज आया है, यानी कि आप में चेंज हुआ है। तो यही होता है चेंज, जो चीज पुरानी हो वो कुछ नई दिखने लगे, कुछ अलग हो जाए उसमें, यही होता है चेंज। उसी चेंज के तो हम पढ़ने वाले हैं। A change is a process in which the final states of a substance differs from its initial or original states। यानी कि चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो होता है फाइनल स्टेज में आकर बिल्कुल अलग दिखता है इनिशियल स्टेज से। जैसे कि आपने बनाए राजमा चावल। अब ये बता, जब आप राजमा, अब आप लोग कहोगे मैम राजमा चावल के पीछे क्यों पड़ जाती हो आप उसको, क्योंकि बेटा मुझे बहुत पसंद है वो, ठीक है। तो आपने लिए राजमा चावल, आप मार्केट गए, राजमा लेकर आए, क्या आप ये बताओ फिर उस राजमा को मम्मा ने पका दिया? तो ये बताओ, आप जो मार्केट से राजमा लेकर आए थे वो क्या बिल्कुल वैसे ही हैं पकने के बाद? नहीं ना, चेंज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा मैम? बिल्कुल हुआ होगा, राइट। कोई भी चीज हो रही हो, सब में चेंज देखने के लिए मिलता है, ठीक है, हर प्रोसेस में चेंज होता है। अब ये जो चेंज होता है ना बेटा, ये टू टाइप्स का होता है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? एक फिजिकल चेंज होता है मैडम, एक केमिकल चेंज होता है मैडम। ये फिजिकल चेंज क्या होता है मैम? वो चेंजेस जो रिवर्स हो जाते हैं उनको फिजिकल चेंज बोलते हैं। पता है या नहीं पता है? पता होगा बच्चों, 7th 8th क्लास में पढ़कर आए हो आप लोग। मैम कैसी बातें कर रही है, जब ये पढ़ा रहे थे हम तो पेन फाइटिंग खेल रहे थे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें आपका क्या होता है, नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, पुरानी चीज हमको दोबारा से मिल जाती है। जैसे कि रबर बैंड लीजिए, उसको क्या करिए, स्ट्रेच करिए, जब तक आप उस पर फोर्स लगाएंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फोर्स को हटाएंगे वो दोबारा से अपने पुराने वाले फोर्स को शेप को रिगेन कर लेगी। तो ये फिजिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी मैम हुआ। मेरे पास क्या है भैया, मेरे पास इस बोतल में है पानी। क्या है? पानी। इस पानी को उठाकर मैं रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में रख दूं, क्या होगा? ये पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस आइस को मैं फिर से निकाल के थोड़ी देर के लिए इतनी भयंकर गर्मी में रूम टेम्परेचर पे रख दूं, क्या होगा? ये फिर से पानी बन जाएगा। तो क्या ये रिवर्सिबल नहीं है? हाँ है ना, बर्फ से पानी बनाया, पानी से बर्फ बनाई, तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ ना, पानी के साथ साथ मैंगो जूस तो नहीं मिला ना तुमको फोकट में। यही होता है फिजिकल चेंज। आ जाओ देखो, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और पुराना वाला सब्सटेंस तुमको वापस नहीं मिलता। जैसे कि मेरे पास था एक पेपर, क्या था भैया? मेरे पास था एक पेपर, और उस पेपर को मैंने जला दिया, मैंने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, है ना। और वो पेपर मान लो था भोलू का। किसका पेपर था? भोलू का। मैंने बोला लाओ लाओ, एक तुमको केमिकल चेंज सिखाते हैं भोलू, मुझे तुम अपना पेपर दे दो। भोलू ने बिल्कुल दे दिया, हाँ मैम ये लो पेपर लो। मैंने लिया, और भोलू को नहीं पता था कि मैम पेपर जलाने वाली है, और मैंने उस पेपर को जला दिया। उस पेपर को जैसे ही मैंने जलाया, क्या हो गया? अब पेपर वेपर तो कुछ नहीं रहा, उसकी जगह क्या रह गया? बस ऐश रह गया, राख रह गई। अब भैया वो भोलू लौट गया, मैम आपने ये क्या कर दिया? वो तो इम्पोर्टेंट पेपर था मैम, उसमें मेरी मैम ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे थे, आपने वो पेपर जला दिया। अब मुझे नहीं पता, वो पेपर मेरा वापस ला कर दो मैम, आपने ये क्या कर दिया? अब ये बताओ, मैं अपना कुछ भी लगा लूं, कितनी भी ताकत लगा लूं, क्या इस ऐश से जो कि राख है, मैं पेपर दोबारा बना सकती हूँ? अब गए गए भैया, ये भोलू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गए, अब तो जला दिए मैंने। गलती है ना उसकी, उसने मुझे क्यों दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला? मैंने तो लगा दिया आग उसमें, है ना। तो ये होते हैं केमिकल चेंजेस, जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर बेटा नहीं होता है। केमिकल चेंज की बात करें तो नया सब्सटेंस बन जाता है, पेपर से ऐश बन गया ना,
ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की वो एक जैसी ही रहती है, कोई भी बदलाव नहीं आता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। इट इज मोस्टली रिवर्सिबल। जो आपके क्या होते हैं, ये फिजिकल चेंजेस होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। और यही अगर हम बात करें, ये आपके इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। समझ गए बात को यानी समझे? खटकी यानी खटकी। आजा, बत्ती जली दिमाग की। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, मैम क्या होती है ये केमिकल रिएक्शन? हम नन्हे मुन्ने बच्चे क्लास 9th से आए हुए, पहला चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन पढ़ा दिया। मैम क्या करवा रही हो? आओ समझाते हैं, आओ समझाते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction is a process in which substance undergo a transformation resulting in a formation of a new substance with different chemical properties। क्या लिखा हुआ है? केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कि कोई सब्सटेंस है, मान लो यहाँ पर कुछ भी रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है पानी। क्या रखा हुआ है? इसमें पानी रखा हुआ है और मैंने क्या कर दिया, इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। अभी पढ़ाऊंगी ये वाली रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगी, आगे चल के क्या हुआ, ये पानी H2+O2 में टूट गया। यानी कि यहाँ कुछ और था, मिल कुछ और गया, पानी लिक्विड था, यहाँ पर H2 और O2 दो गैसेस मिल गई। बस यही होती है केमिकल रिएक्शन, जिसमें कोई एक सब्सटेंस कुछ चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग देखने के लिए मिलती हैं। बात समझे या नहीं समझे बच्चों? केमिकल प्रोसेस समझ में आया क्या होता है? समझ में आया? ये बेटा जी जो आपका राइट साइड में लिखा हुआ है, इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग रिएक्टेंट बुलाते हैं। ये आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में वो आपका रिएक्टेंट है और जो नई चीज बनकर दिखाई दी है उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रोडक्ट बुलाते हैं। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे, भूल मत जाना। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, रिएक्टेंट क्या होता है समझ में आ गया, प्रोडक्ट क्या होता है समझ में आ गया। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है, किसी सब्सटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन से जो नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रोडक्ट बुलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि वाटर की प्रॉपर्टी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है। वाटर इज अ लिक्विड, ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ गैस। ओके, वाटर जो होता है बेटा वो फायर को रोकता है, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन क्या करती है, आग को लगाने में हेल्प कराती है। तो देखा दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग हो गई है केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद। नेक्स्ट 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 आपके जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या होता है मैडम? कुछ नहीं होता बेटा इक्वेशन। आपके केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या बुलाते हैं? केमिकल इक्वेशन बुलाते हैं। जैसे कि क्या हुआ था, आपके वाटर ने रिएक्ट किया, या फिर उल्टी लिख लो उसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बेटा रिएक्ट किया था और रिएक्ट करके क्या दे दिया था? पानी दे दिया था। यही हुआ था ना? तो ये जो मैंने तरीका लिखा ना, मैंने इस तरीके से तो नहीं लिखा ना, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट वाटर, ऐसे नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और इस तरीके से एक एरो बनाया। एरो का मतलब ये कि रिएक्शन हो चुकी है और मैंने पानी लिख दिया। तो ये जो तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, इसी को हम क्या बुलाते हैं? ओए होए बच्चों जल्दी बताओ क्या बुलाते हैं? केमिकल इक्वेशन बुलाते हैं। इट शोज अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग अ सिंबल एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, सिंबल और फॉर्मूलाज का भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। जब मैं हाइड्रोजन का क्या लिख दूं, फॉर्मूला लिख दूं, H2 लिख दूं, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दूं, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, अगर हम सिंबल और फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो केमिकल इक्वेशन है, और डायरेक्ट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर लिख रहे हैं तो वो वर्ड इक्वेशन है। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर से बताती हूँ, नए नए बच्चे हो, पहली पहली बार पढ़ रहे हो, इधर देखो जरा, इधर देखो।
गिव्स आउट वाटर। ये क्या है बेटा, ये है आपकी वर्ड इक्वेशन। ये क्या है, ये है वर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद इधर आ जाओ। ये है बेटा आपकी केमिकल इक्वेशन। ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। कंफ्यूजन तो नहीं होगी, कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना सा है, यहाँ पर हम सिंबल्स और फॉर्मूलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट नाम लिख दे रहे हैं, पर दोनों को रिप्रेजेंट इस तरीके से ही कर रहे हैं। बात समझे या नहीं समझे बच्चों? आगे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हमने कैसे पता चलेगा मैम केमिकल रिएक्शन हुई है, हम कैसे मान जाए? हमको प्रूफ दो, हम तो नहीं मानेंगे ऐसे। आप जो कह रही है जरूरी है सच हो, आप झूठ भी तो बोल सकती हो मैम। आओ भैया तुमको बताते हैं कैसे पता चलेगा। देखो देखो देखो, सबसे पहले तो अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो बच्चा कलर चेंज हो जाएगा। आप एक रिएक्शन पढ़ोगे आयरन सल्फेट वगैरह की, है ना, जिसमें आपको कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट एक रिएक्शन आप लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको कलर चेंज ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन दिखाई देगा, है ना। तो यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो किसी ना किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है। दूसरी चीज और क्या हो सकती है, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। अगर रिएक्शन, अब टेम्परेचर के चेंज के बेसिस पर रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसको हीट देनी पड़ती है एंड जिसमें हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट देनी पड़ती है। जब हीट निकलती है तो क्या होता है, टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, वो चीज एकदम हॉट हॉट हो जाती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको हीट देनी पड़ती है, यानी कि रिएक्शन होगी तो हो सकता है कलर चेंज हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो जाए, और हो सकता है स्टेट चेंज हो जाए। सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर लिक्विड में हो वो गैस में हो जाए। जैसे अभी हुआ था, पानी लिक्विड में था, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी थी हमने तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया था, तो स्टेट चेंज हुई थी या नहीं हुई थी, राइट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और हो सकता है किसी किसी आपकी रिएक्शन में कोई स्पेसिफिक गैस आपकी इवॉल्व हो जाए, राइट, उसके बाद आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन हुई है। और जरूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में ये सारी चीजें हों, इनमें से कोई दो हो जाए, कोई तीन हो जाए, और हो सकता है कोई सारी भी हो जाए। ठीक है बेटा, आ जाओ आगे आ जाओ। अब देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए आपको आयंस के फॉर्मूले, आपको मेटल्स के फॉर्मूले, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैलेंसी क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन आप तभी लिख पाओगे। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये बात आपको क्लास 9th में सिखाई गई थी। मैम फिर से आप क्लास 9th पे आ गई। हम कह रहे हैं जब हमसे क्लास 10th का प्रेशर नहीं झेला जा रहा, क्यों आप 9th पे आ जाती हैं? मुझे पता है बेटा, जब तुम्हारी मैडम तुमको पढ़ा रही थी तुम लोग पेन फाइटिंग खेल रहे थे। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी समझा दूंगी कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। लेकिन प्लीज बेटा, अगर वैलेंसी निकालना नहीं आता है तो वो सीख लेना, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आपको वैलेंसी बनानी सिखाई जाए, राइट। तो हम, अगर मैं वैलेंसी बनाना सिखाने लगी आपको तो हम टॉपिक से बिल्कुल भटक जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है क्लास 9 का, आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें आपको फुल डिटेल में बताया गया है कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो देखो जरा, आपको फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं। जब फॉर्मूला बनाना सीखोगे तभी तो आप क्या सीखोगे, केमिकल इक्वेशन बनाना सीखोगे। देखो जरा एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। किसका लिखना है बेटा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसके लिए पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि सोडियम का सिंबल क्या होता है। तो सोडियम का सिंबल Na होता है। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी बेटा -1 होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जरा, आप इस बात को याद रखना, साइंस को हमको फॉर्मूला लिखने में ओमिट करना होता है, यानी कि हमको साइन नहीं लिखने होते हैं। वैलेंसी +1 है, -1 है, क्या है वो हमने नहीं लिखना है, सिर्फ वैलेंसी लिखनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na
Na1Cl1। एक चीज और बताती हूँ, अगर कहीं 1 लिखा हुआ है तो हमको 1 भी ओमिट करना होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। वैलेंसी इस पर कुछ भी नहीं लिखी हुई है, तो बेटा ये चीज नोन है कि ये क्या है, ये बेटा यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी भी बन रही होगी, Cl की वैलेंसी भी बन रही होगी। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूलेस बनाते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको समझा दिया है कैसे फॉर्मूलेस बनाए जाते हैं। आगे आ जाओ बेटा, हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल रिएक्शन को बेटा हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमको तो सब कुछ बताना है ना। अभी अभी देखा, स्टेट भी चेंज हो जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है, तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, the physical state of the reactant and product, gaseous, liquid, aqueous and the solids are preserved। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें उसके बगल, उसके सिंबल के बगल में इस तरीके से फिजिकल स्टेट को डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने H2 को गैसियस फॉर्म में लिखा है तो ऐसे G बना देंगे, ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म में लिखा है तो साइड में G बना देंगे, और वाटर लिक्विड फॉर्म में बना है तो ऐसे साइड में L बना देंगे। तो वही चीज लिखी हुई है। अगर हमको और इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हम सब्सटेंस का क्या लिख सकते हैं, फिजिकल कंडीशन लिख सकते हैं, क्या रही होगी। जैसे कि गैसियस के लिए G लिख सकते हैं, लिक्विड के लिए L लिख सकते हैं, एक्वस के लिए AQ लिख सकते हैं, सॉलिड के लिए S लिख सकते हैं। इन द रिएक्शन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर मेंशन्ड अबव बिलो द एरो। और क्या कह रहे हैं कि और ज्यादा इंफॉर्मेटिव तुमको बनाना है केमिकल रिएक्शन को, तो कितने टेम्परेचर में हो रही है, कितने प्रेशर में हो रही है, किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी आप उस रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल वही वाला लेती हूँ, H2 + O2। हम लिख सकते हैं कि ये 1 atm प्रेशर में हो रही है, 273 केल्विन में हो रही है, और यहाँ पर आपका कैटलिस्ट हम पीटी ले रहे हैं। ठीक है, और ऐसा होता नहीं है, मैंने एक एग्जांपल बताया है ना। तो और इसकी स्टेट की ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो देखो जरा, एक केमिकल रिएक्शन में कितनी सारी चीजें लिख दी। तो उसी तरीके से कह रहे हैं हम इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को क्या बना सकते हैं बच्चों, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। बात को समझ गए या नहीं समझ गए? आगे चलें बच्चों, आ जाओ आगे चलते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब मैडम ये बता दो पहले हमको रिएक्शन को बैलेंस करना कैसे है, और करना, चलो आपने ये बता दिया कैसे करना है, तो हमको ये बता दो पहले काय को करना है। मैम नहीं कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस। समझा बेटा, समझा? क्लास 9 फिर से ले चलते हैं। क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में होंगे। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने फॉलो करना है ना बेटा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, जितने एटम हमने राइट हैंड साइड में लिए हैं उतने एटम्स को ही हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लें। बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। A balanced chemical equation is the one where the number of atoms in each element is equal on the both reactant and product side। क्या कह रहे हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही साइड में इक्वल होते हैं। जितने रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे। बात समझे या नहीं समझे? इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। इस लॉ को आप पढ़ चुके हो। और लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ये देखो जरा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O। जरा देखो यहाँ पर आप डाल सकते हो एटम्स, और यहाँ पर डाल सकते हो RHS साइड में और LHS साइड में। एटम कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। इधर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। इधर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है। तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? मैम बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इसको बैलेंस कर सकते हैं, इधर ऑक्सीजन ही तो 2 हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से इनटू कर दो, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन को ऐसे लिख दो, H2 + O2 gives out 2H2O।
अब क्या हो गया मैम, ऑक्सीजन 2 हो गए। हाँ बेटा, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 into 2 4 हो गया। तो क्या कर सकते हैं, तो बेटा एक चीज कर सकते हैं, यहाँ भी 2 लगा सकते हैं। अब क्या, अब देखो, अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या करना है बच्चों, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड को हमने बार बार लगाना होता है। बात समझे या नहीं समझे, आगे आ जाओ। हाँ, किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। स्टेप 1, राइटिंग द केमिकल रिएक्शन इन द वर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि आयरन ने रिएक्ट किया स्टीम के साथ, मैग्नेटाइट एंड हाइड्रोजन गैस आपकी फॉर्म हो गई। स्टेप 2, राइटिंग अ केमिकल सिंबल इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटल। उसके बाद हमको इसको इस तरीके से लिखना होता है, यानी कि पहले वर्ड इक्वेशन लिखी, फिर हमने केमिकल इक्वेशन लिखी। उसके बाद लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स को लिस्ट करना है, जैसे कि ये रिएक्शन है। अब देखो जरा, इधर कितने आयरन है, 4 आयरन है। अच्छा, ये तो बैलेंस करने के बाद हुए होंगे। इधर देखो, ये केमिकल इक्वेशन बेटा कुछ ऐसी सी थी, कैसी थी, ऐसी थी, Fe2O3 plus carbon gives out Fe plus CO2। अब यहाँ पर हमको क्या देखने हैं, अब यहाँ पर हमको देखने हैं नंबर ऑफ एटम्स। देखो जरा, अब इधर डालो एटम्स, कौन कौन से हैं यहाँ पे, आयरन है, एलिमेंट डाल लो, कुछ भी डाल लो, ऑक्सीजन है और कार्बन है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तो रिएक्टेंट साइड में आयरन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, कार्बन कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में आयरन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। क्या कुछ भी बैलेंस है, नहीं मैम, कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेंजेस करना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 ही है, इंटू 2 कर दो, यानी कि ये क्या हो गया, ये लो, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आयरन तो 2 हो गए, बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो, आयरन तो 2 हो गए इधर, लेकिन ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि 2 3 6 होता है, यानी कि अब ये ऑक्सीजन इधर कितने रहे, ये ऑक्सीजन अब यहाँ पर 3 नहीं रहे, यहाँ पर 6 हो गए। तो क्या करें यहाँ पर, अब हम इधर क्या कर सकते हैं, इधर तो एक ही ऑक्सीजन है, तो हम क्या करते हैं, इधर एक ऑक्सीजन नहीं है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करें, इधर 3 से इंटू कर दें, 3 लगा दें, है ना। अगर हम यहाँ पर 3 ऐड कर देते हैं तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो लो बेटा, हमने क्या किया, यहाँ 3 लगा दिया। अब कितने ऑक्सीजन हो गए, इधर 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, इधर कार्बन कितना हो गया, इधर 3 कार्बन हो गया। अब कितने कार्बन हो गए, पहले इधर कितना था, पहले इधर 1 था, मैंने 3 लिख दिया। अब इधर कितने कार्बन हो गए बेटा, 3 कार्बन हो गए, इधर 1 ही कार्बन है, तो इसको क्या करो, इसको 3 से इंटू कर दो, तो कार्बन इधर क्या आ जाएगा, एक मिनट ना, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई यार। इस तरीके से आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब जरा देखो, ये बैलेंस हो गई, यहाँ पर जो, यहाँ पे 2 6, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है बेटा। आगे आ जाओ, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट फॉर्म्स एंड सेपरेट्स फ्रॉम सॉल्यूशन। ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि कब हो जाता है, कभी कभी केमिकल रिएक्शन के दौरान बन जाता है, और आपका क्या होता है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो बॉटम ऑफ द बीकर में जाकर बैठ जाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स अ सेपरेट फ्रॉम अ सॉल्यूशन और अदर लिक्विड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। कैटलिस्ट कभी खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कंज्यूम नहीं होता है, वो बस क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम ज्यादा करता रहता है। बच्चों, बात को समझ गए। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन और लोअर द टेम्परेचर और प्रेशर needed to start one without itself being consumed during the reaction। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि कैटलिस्ट कभी खुद कंज्यूम
नहीं होता है। ऐसे होता है ना कि क्लास में कोई एक बच्चा होता है जो ना दो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, उनमें लड़ाई कर देता है। क्या कहते थे, तुझे पता है वो कल कह रही थी कि तू गंदी लग रही है, और दूसरी से भी जाके कह देता है तुझे पता है वो तेरी दोस्त कह रही थी तू बहुत गंदी। यानी कि उसने खुद लड़ाई नहीं करी, उसने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उसने दोनों को बढ़वा दिया। तो इसी को हम क्या बुलाते हैं, कैटलिस्ट बुलाते हैं, जो खुद कभी कंज्यूम नहीं हुआ लेकिन रिएक्शन का रेट उसने बदल दिया। अच्छा, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, हालांकि ये मैंने आपको पहले भी बता दी है, पर देख लो, डेफिनेशन देख लो। व्हेन अ रिएक्शन रिजल्ट इन इवोल्यूशन ऑफ हीट इट इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें आपकी हीट इवॉल्व हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और वो रिएक्शन व्हेन अ रिएक्शन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जब किसी रिएक्शन में एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही हो बेटा, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बुलाते हैं। अब बेटा इस चैप्टर में आपको बहुत सारी रिएक्शन पढ़नी है। सबसे पहले आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फिर आपको डिकम्पोजिशन पढ़नी है, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है, फिर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है, फिर आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है। ये रिएक्शन आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन पर आ गए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में समझ में आ रहा है बेटा, चीजें क्या हो रही हैं मेरे बच्चों, चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं, जुड़ रही हैं। ये देखो, ये टॉम एंड जेरी पहले लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक बढ़िया से दोस्ती हो गई, दोनों दोस्त बन गए, यानी कि कंबाइन हो गए। पहले अलग अलग थे फिर जुड़ गए। ऐसा ही कुछ इस रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ेंगे, सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा और सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे। एग्जाम्पल देखो क्या है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, यानी कि आपके कितने रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, और क्या बन गया, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। दैट इज जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसमें देखो स्टेट भी शो कर रखी है सब्सटेंस की, राइट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब इसके ऊपर आपके एक एक्टिविटी दी गई है बुक में, जिसमें क्या किया है, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको वॉश किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया है भैया, क्यों हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उस रिबन को हमने वॉश किया। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी अ बेटर इफ स्टूडेंट वियर अ आई प्रोटेक्शन, यानी कि इस रिएक्शन को हमने टीचर की उपस्थिति में ही करनी है। ठीक है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद सैंड पेपर। हमको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की मैग्नीशियम रिबन लेनी है और सैंड पेपर का इस्तेमाल करके उसको क्या करना है, साफ करना है। Hold it with a pair of tongs, burn it using a sprit lamp or burner and collect the SO form in a watch glass as shown. Burn the magnesium ribbon keeping it far possible from your house. ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। ठीक है, अब ये जब आप हो जाएगी ये रिएक्शन, तो आपको मिलेगा क्या देखने के लिए, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, you must have observed that magnesium ribbon burns with white dazzling flame। जो मैग्नीशियम रिबन है ना, कैसे चलेगी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, कुछ इस तरीके से आपको जलती हुई दिखाई देगी, एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। और ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम किसमें चेंज हो जाएंगी जलने के बाद बेटा, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगी। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो व्हाइट पाउडर है ये कुछ और नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in air। और ये क्यों बना, क्योंकि भाई मैग्नीशियम और एयर के बीच में रिएक्शन हुई एट द टाइम ऑफ कंबशन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन बच्चों हो गया। लेकिन मैम आप ये बताओ मैग्नीशियम रिबन को धुला क्यों, बेटा मैग्नीशियम रिबन को इसलिए धुला था क्योंकि ऑक्सीजन हमारी एयर में भी प्रेजेंट होती है। तो जब वो मैग्नीशियम रिबन रखी हुई थी तब हो सकता है ऑक्सीजन उस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर गई हो और उसके ऊपर ऑलरेडी मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनी हो। अब ऑलरेडी मैग्नीशियम की ऑक्साइड होगी तो वो बर्निंग में थोड़ी सी क्या करेगी, हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, दिक्कत क्रिएट करेगी। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को
वॉश किया था। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? चलो आ जाओ। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी किसका एग्जांपल था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था या नहीं था? आगे आ जाओ। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइम भी बुलाते हैं, विद वाटर, यानी कि CaO की रिएक्शन बच्चों हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं? पानी के साथ करवा रहे हैं। आ जाओ, क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। जब कैसे रिएक्ट करेगी पानी के साथ? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम आपके पानी के साथ विग्रसली रिएक्ट करेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, बीकर आपका क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और स्लेक्ड लाइम आपकी फॉर्म हो जाएगी CaOH का होल ट्वाइस। यानी कि ये आपकी क्विकलाइम होती है, ये आपकी स्लेक्ड लाइम होती है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, राइट? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है? इसमें हीट रिलीज हो रही है, क्विकलाइम रिएक्ट कर रही है, पानी से स्लेक्ड लाइम बन रहा है, ठीक है? इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट्स और 1 प्रोडक्ट। बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल इजी फंडा लगाया हमने एकदम। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। व्हाइट वॉशिंग फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? अभी अभी हमने क्या देखा? स्लेक्ड लाइम बना जब क्विकलाइम ने पानी के साथ रिएक्ट किया। स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो अब ये जो स्लेक्ड लाइम हमारा पीछे बना था ना, ये स्लेक्ड लाइम कहाँ इस्तेमाल होता है? व्हाइट वॉशिंग में इसका हम लोग दीवार को वो पुट्टी करने में हम लोग इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इट रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या होता है? ये व्हाइट वॉशिंग हमने क्या कर दिया? ये स्लैग लाइम को दीवार पे लगा दिया, पोत दिया हमने, उसके बाद क्या होगी? आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये स्लैग्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस ये रिएक्ट कर जाएगी किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और ये क्या बना लेगी? ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। फॉर्म्स ऑन द वॉल्स आफ्टर 2-3 डेज। यानी कि इधर देखो, इधर देखो, क्विकलाइम रिएक्ट करी पानी के साथ, स्लैग लाइम बना दिया। स्लैग लाइम रिएक्ट करी किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। दिस थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ वॉल शाइनी फिनिश। आपने देखा होगा कलर करने के कुछ दिन बाद आपकी जो वॉल होती है ना, उसमें शाइनी फिनिश आ जाता है। किस वजह से आ जाता है? वो जो आपकी स्लैग लाइम होती है ना बेटा, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेती है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। तो वो जो शाइनीनेस आती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। मार्बल ऑल्सो हैज द सेम केमिकल फॉर्मूला। जो मार्बल्स होते हैं ना बेटा, उनका यही फॉर्मूला होता है CaOH। और ये आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, ये रही रिएक्शन, ठीक है बेटा? आगे चले। हाँ जी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। मैम हमको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं रिलीज हुई है? क्या कोई टेस्ट है उसके लिए? हाँ जी बेटा, टेस्ट है जिसका नाम है क्या? लाइम वाटर टेस्ट। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर क्लाउडी, ठीक है? जब हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको पता चल जाए कि भाई हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड पास की। देखो जरा, ये 3 बीकर है, तीनों में हमने क्या किया है? हमने आपका क्या ले रखा है? लाइम वाटर ले रखा है, ठीक है? लाइम वाटर यानी कि यही है आपकी CaOH स्लेट लाइम, ठीक है? कुछ और नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ली, लाइम वाटर ली, क्या फॉर्म हो गया? CaCO3 फॉर्म हो गया और वाटर निकल गया। और ये CO3 क्या हो जाता है? ये मिल्की टर्न हो जाता है, ठीक है? मिल्की टर्न हो जाता है। और इसका मिल्कीनेस जो हो रही है वो यही बता रही है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ है। और बेटा जी, अगर हम लोग इसी से एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो ये मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। याद रखना, बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, यहीं से बनेगा, याद करोगे मुझे तब, ठीक है? याद रखना, जब हमारे क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मिल्की टर्न हो जाएगा। और जब हम एक्सेस में पास करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो मिल्कीनेस बच्चों डिसअपियर हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं? आगे आ जाओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं भैया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो 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 क्या लिखा हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी अभी मैंने आपको बताया, वो रिएक्शन जिसमें क्या होती है? हीट आपके रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है? मीथेन जैसे कि आपकी हो गई, जब हम इनको चलाते हैं, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर हीट आपकी रिलीज होती है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4,
रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, वाटर बना ली। ये आपके किसके एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है, एज इट इज पूछ लिए जाते हैं बोर्ड्स में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपका किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। आगे आ जाओ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे थे, सिंगल प्रोडक्ट को बनाए दे रहे थे। डिकम्पोजिशन उसके अपोजिट होती है। क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो किसी ना किसी की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है और दो या दो से ज्यादा क्या बना देता है बच्चों? रिएक्टेंट बना देता है। देखो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू two or more element or compound when the energy is supplied in the form of heat, electricity or sunlight। यानी कि सब्सटेंस आपका जो सिंगल आपका क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा जब हम उसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे। अब वो एनर्जी अगर हम बच्चों हीट के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं तो इट्स थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। और उस एनर्जी को हम लोग रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उस आपके सनलाइट के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स व्हाट? इट्स फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एनर्जी के बेसिस पर कि कौन सी एनर्जी सप्लाई हो रही है, इस बेसिस पर आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले देखो बेटा, थर्मोलिसिस रिएक्शन देखते हैं। thermolysis decomposition reaction, a compounds break down into simpler substance when heated। हीट करने पर उसको हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ रहे हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर देंगे CaOCO3 को अगर हम क्या कर देंगे बेटा? हीट कर देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्विक लाइम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्विक लाइम का इस्तेमाल बच्चों हम लोग सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में भी करते हैं बेटा। आ जाओ, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। क्या कह रहे हैं? इनिशियली फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर। फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, इसके कैसे थे? क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के थे। उसके बाद हमने क्या कर दिया? इसको हमने हीट कर दिया, ठीक है। उसमें से क्या निकल गया? पानी निकल गया, कलर चेंज हो गया और ग्रीन से कैसा हो गया भैया? व्हाइट कलर हो गया, ठीक है। फर्दर हीटिंग द कलर चेंज फ्रॉम व्हाइट टू रेडिश ब्राउन, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी और व्हाइट कलर हो गया। यानी कि पहले ग्रीन था, ग्रीन से व्हाइट हुआ, हीट करने के बाद और हीट कर दोगे तो बच्चा वो कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। बेटा ये कलर्स पूछे जाते हैं इसलिए लिखे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है आपको बताना, है ना, कि मुझे शौक है कि आपको रंग भी बता दूं, बोर्ड में आते हैं इसलिए बता रही हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट ये तो देख ही लिया। आ जाओ, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर एंड ऑब्जर्व ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 एंड SO2। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या आती है? एक स्मेल ऑब्जर्व होती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं फेरस सल्फेट को तो उस रिएक्शन में आपके SO2 और SO3 गैसेस निकलती हैं। ठीक है, SO2 और SO3 ये जो गैसेस होती हैं ये एसिडिक इन नेचर होती हैं। आगे पढ़ोगे, यही एनवायरनमेंट को क्या करती हैं? पॉल्यूट करती हैं। एसिड रेन होती है ना, उस एसिड रेन में यही गैसेस होती हैं। ठीक है बेटा, रिएक्शन कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है। FeSO4 Fe2O3 के साथ रिएक्ट कर, FeSO4 को पूरी नहीं लिखी हुई है, FeSO4 को हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया तो Fe2O3 कलर आप लोग बताओगे, जस्ट अभी बताया था इसका क्या कलर होगा? प्लस SO3 प्लस SO2, इसका ग्रीन कलर होता है, मैंने आपको बता दिया। इसका क्या कलर होगा ये आप लोग अभी मुझे बताओगे, कैसा कलर होगा? क्या व्हाइट कलर नहीं होगा इसका? बिल्कुल व्हाइट कलर होगा। अब आ जाओ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो जरा, ऑन हीटिंग अ लेड नाइट्रेट, हम क्या कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। इट डिकम्पोजेस टू येलो लेड मोनोऑक्साइड। ये जो आपका फॉर्म हो रहा है ये येलो लेड मोनोऑक्साइड आपका फॉर्म हो रहा है। ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है एंड ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ये जो लेड नाइट्रेट है बेटा ये आपकी कैसी है? कलरलेस है, फॉर्म्स येलो लेड ऑक्साइड व्हाइल नो अपीयर्स एज ब्राउन। बात समझ में आ रही है? यानी
एज इट इज कलर पूछ लिए जाते हैं, आपको सब्सटेंस एक्स देखने के लिए बोल देंगे कि सब्सटेंस एक्स विच इज कलरलेस इन नेचर ऑन हीटिंग इट्स गिव्स आउट वन येलो सब्सटेंस वन ब्राउन गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज इन दिस रिएक्शन। इस तरीके का क्वेश्चन दे देंगे, तुम लोग सोचते रह जाना क्योंकि तुमको तो नहीं पता है कि किस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, येलो कलर का एक सब्सटेंस बन रहा है ना। तो आपको ये कलर्स याद होने चाहिए कि पीबीओ का कौन सा कलर होता है, पीबी एनोड, ठीक है, लेड नाइट्रेट का कौन सा कलर होता है। आगे आ जाओ, ये लो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, आ जाओ आ जाओ। ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट हीटेड अ सम पेल ग्रीन क्रिस्टल, ठीक है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट है, उसने पेल ग्रीन क्रिस्टल्स को क्या किया है, हीट किया है। ऑन हीटिंग द क्रिस्टल टर्न्स ब्राउन, हेलो बच्चों, हीटिंग में क्या हो गया, ब्राउन हो गए एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल रिजेंबल दी सल्फर वाज ऑब्जर्व, और स्मेल आपको एक ऑब्जर्व हो रही है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ द क्रिस्टल बिफोर हीटिंग, क्या आप ये नहीं बता पाओगे, जस्ट अभी इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ाया है कि ओरिजिनल कलर क्या होगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखवाई है, जस्ट पीछे लिखवाई है। आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, पीछे अभी जस्ट आप देखो जरा, ये सारी चीजें पीछे कलर वलर सब 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 लिखा हुआ है, देखो जरा सारी चीजें लिखी हुई है, कलर लिखा हुआ है। ये देखो ये स्मेल की बात हुई थी, ये देखो ये किया गया, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ, तो आप नहीं बता पाओगे कि कौन सी गैस रिलीज हुई है, कौन सी रिएक्शन है, ये नहीं बता पाओगे, आप नहीं बोल पाओगे कि ये कौन सी है, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्यों, क्योंकि हीट का इस्तेमाल करके डिकम्पोज हो रहा है FeSO4। देखो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल ऑब्जर्व ड्यूरिंग, कौन रिस्पॉन्सिबल है, SO2 SO3 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बस हो गया क्वेश्चन, हो गया। एक एक स्लाइड को ध्यान से पढ़ोगे बेटा, हर क्वेश्चन फूटेगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू डिकम्पोज और ब्रेक डाउन द कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और आयंस। क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके आपके सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं बच्चों। आ जाओ आगे आ जाओ, डिकम्पोज कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, बबल्स फॉर्म्स एट द बोथ इलेक्ट्रोड एंड डिस्प्लेसेस द वाटर वॉल्यूम। देखो बेटा पानी, पानी जो आपका क्या होता है, पानी टूटता है ना, आपने क्या किया, इधर देखो ये बीकर है, इस बीकर में क्या है, पानी है, ठीक है, पानी है, एक इधर कैथोड की, ये आपकी क्या है, कैथोड प्लेट है, ये आपकी क्या है बच्चों, एनोड प्लेट है, एनोड प्लेट है। इधर हमने क्या किया है, इधर हमने एक बैटरी लगा दी है, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है। हमने क्या किया, करंट पास किया। हम जैसे ही करंट पास करेंगे होगा क्या बेटा, होगा क्या, आपके एक उस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे एक जगह आपकी हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी और एक तरफ आपकी ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी, एक तरफ ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जब हमने पानी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, हमने एनर्जी ली, तो उसमें क्या हो गया, पानी आपका टूट गया H2 और O2 में। देखो बबल्स फॉर्म्स एट बोथ इलेक्ट्रोड डिस्प्लेसिंग द वाटर, ठीक है, हमें क्या देखने के लिए मिले कि हमें इस रिएक्शन में बबल्स देखने के लिए मिलेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज डबल एट द वॉल्यूम ऑफ द एनोड, ठीक है। टेस्टिंग, अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर गैसेस रिलीज हुई हैं। देखो अब ये भी मैंने बोला ना कि कैथोड पर भी गैस मिलेगी, एनोड पर भी गैस मिलेगी, तो हमें कैसे पता चलेगा, गैस एट कैथोड सपोर्ट बर्निंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो कैथोड पर गैस मिलेगी, कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एनोड पर कौन सी मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी आपका डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और किस रेशियो में होगा, 2:1 में होगा। यानी कि आपको हमेशा जो रेशियो देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन का क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये रेशियो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बेटा, ठीक है। ये आ जाओ, हाइड्रोजन गैस का अमाउंट हमेशा डबल रहेगा ऑक्सीजन गैस के अमाउंट से। व्हाई यूज द एसिड ड्रॉप्स इन वाटर, हाँ जी बेटा, इस रिएक्शन में जो मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया पानी से, जिसमें हमने एक कैथोड प्लेट डाली थी, एनोड प्लेट डाली थी, तो इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एसिड भी ऐड कर देते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं पानी से, तो हमने एसिड को क्यों ऐड किया। बेटा एसिड को ऐड इसलिए किया है हमने क्योंकि भाई पानी हमारा प्योर होता है,
तो इस वजह से उसमें कोई आयंस नहीं होता है, आयंस नहीं होते इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। टू मेक अ वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड, वाटर ताकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके इसलिए हमने क्या किया, एसिड के कुछ ड्रॉप्स उसमें ऐड कर दिए, विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड अलाउ कंडक्शन, जो कि आपके जो एसिड के जो ड्रॉपलेट्स थे वो किसकी तरह एक्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया भाई, कंडक्शन होने दिया। अब देखो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली, हमें कैसे पता चलेगा, अभी अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए टेस्ट देखा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो वो मिल्की टर्न हो जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, है ना, देखा ना, देखा हमने। उसी तरीके से हाइड्रोजन गैस के लिए भी एक टेस्ट होता है जिसे हम बुलाते हैं पॉप अप साउंड टेस्ट। क्या होता है, अ पॉपिंग साउंड इज हर्ड एंड कैंडल बर्न्स आउट। जब आप क्या करोगे, जब आप, जैसे कि ये बीकर है, इस बीकर में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, आप क्या करो, मैच स्टिक लाओ, उसको जलाओ। जब आप जलाओगे तो आपको ये सुनाई देगा कि मैच स्टिक के पॉप साउंड के साथ जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पट, इस तरीके से एक साउंड आएगी। तो ये साउंड यही बताती है कि इस बीकर में क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या टेस्ट है, पॉप अप साउंड टेस्ट है। अगर कहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो वहां पर क्या होगा बेटा, पॉप अप साउंड क्रिएट होगा। बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई। और अगर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है तो कैसे पता चलेगी, तो फिर बेटा आपकी जो फ्लेम होगी ना वो बहुत ब्राइट फ्लेम होगी, कि ऑक्सीजन क्योंकि सपोर्टर होती है कंबशन की। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन फिर से आ गया बेटा, ये आप लोगों के लिए जस्ट 2 स्लाइड पे जो मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए हैं ना, जो आपको टॉपिक पढ़ाया है उसी पर बेस्ड है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए। आगे आ जाओ। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, दीज आर इनिशिएटेड बाय द एक्सपोजर टू लाइट। ठीक है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो सब्सटेंस होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का था, जब हमने इसको सनलाइट में रखा तो ये बेटा सिल्वर, आपका सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया, और ये सिल्वर कैसा होता है, ग्रे कलर का देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि आपका जो सिल्वर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट में रखा तो वो Ag और Cl में टूट गया, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था और आपका सिल्वर ग्रे कलर का देखने के लिए मिला। फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पहले येलो कलर का, लाइट येलो कलर का हुआ करता था, हमने उसको सनलाइट में रखा, वो सिल्वर और आपके किसमें, ब्रोमियन में आपके टूट गया, और जिसमें से सिल्वर का कलर कैसा होगा, अगेन ग्रे कलर होगा। ये आपके किसमें इस्तेमाल होती है, ये रिएक्शन आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ जाओ एम टू ऑब्जर्व द फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर हमको क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड को लेना है, व्हाइट कलर की होती है, सनलाइट में उसको रखना है, जब हम सनलाइट में रखेंगे तो वो ग्रे कलर में टर्न हो जाएगी, क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन कलर की रिलीज होगी। कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ये था AgCl डिकम्पोज हो गई सिल्वर और क्लोराइड में जब हमने सनलाइट में रखा। ये आपकी क्या है, फोटोलिसिस रिएक्शन देखने के लिए है। ये एक्टिविटी है जो मैंने आपको बता दी। आगे आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन एकदम दादागिरी वाली रिएक्शन है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है वो लेस पावरफुल एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। बस a chemical reaction in which a more reactive or active element displaces a less reactive element from its compound। वो रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर रहा है बच्चों, डिस्प्लेस कर दे रहा है। मैम हमको कैसे पता चलेगा कोई कंपाउंड ज्यादा आपका रिएक्टिव है और कोई कंपाउंड कम रिएक्टिव है, उसके लिए बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी किताब में दे गई है जिसमें आपको याद करनी पड़ेगी। आपको याद करना पड़ेगा कि पोटेशियम सबसे ऊपर है यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये पूरी आपको एज इट इज याद होनी चाहिए बच्चों। आ जाओ
पॉपअप साउंड टेस्ट ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। ये आपकी कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखे हैं, देखो CuSO4, Cu और SO4 ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कौन? Cu और SO4। यहाँ पर कौन आ गया? आयरन आ गया। आयरन ने देखा भैया ये कॉपर और सल्फेट की बड़ी अच्छी दोस्ती है, चलो तोड़वाते हैं। उसने क्या किया? सल्फेट की खुद दोस्त बन गई, कॉपर को अलग कर दिया। वो सल्फेट की दोस्त कब बन पाई? क्यों? इसलिए बन पाई क्योंकि वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल थी। क्या थी? आयरन जो था कॉपर से ज्यादा पावरफुल था, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव था। यहाँ पर भी यही हुआ, CuCl बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेड की इस पर नजर पड़ी, लेड ने देखा, लेड ने क्या किया? फिर से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और Cl2 के साथ क्या कर ली? दोस्ती कर ली। क्यों डिस्प्लेस कर दिया लेड ने? क्योंकि लेड जो था कॉपर से ज्यादा पावरफुल था, राइट। ये आपकी क्या है? कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें से क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ टू न्यू कंपाउंड। आयन एक्सचेंज होते हैं और दो नए कंपाउंड बन जाते हैं। देखो जरा, जैसे कि यहाँ पे PbNO2 का होल थ्राइस, ये एक कंपाउंड था और एक था आपका, एक लेड नाइट्रेट था, एक पोटेशियम आयोडाइड था। लेड नाइट्रेट कलरलेस था, पोटेशियम आयोडाइड क्या था? आपका कलरलेस था। हुआ क्या बेटा? आयोडाइड ने दोस्ती कर ली किससे? आपके लेड से। और नाइट्रेट ने दोस्ती कर ली किससे? आपके पोटेशियम से। तो अब क्या बन गया? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आगे क्या बन गया? आपका लेड आयोडाइड देखने के लिए मिला और पोटेशियम नाइट्राइड देखने के लिए मिला। और ये जो लेड आयोडाइड होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बेटा आपका बनता ही बनता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बुला सकते हैं। देखो यहाँ पे लेड आयोडाइड आपका बनाना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में ये तीनों कलरलेस होते हैं। लेड आयोडाइड आपका क्या होता है? ये आपका येलो कलर का PPT होता है। रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बनेगा और NaCl बनेगा। ये देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ये कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये BeO क्या बन गया बच्चों? एक प्रेसिपिटेट देखने के लिए हमने मिला। उसके बाद आ जाओ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें किसी सब्सटेंस का एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है बच्चों, और क्या हो रहा होता है बच्चों? रिडक्शन भी हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब बेटा मेरा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। और एक और डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अगर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी रिडक्शन होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी क्या होगा? रिडक्शन होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, एकदम हलवा होते हैं। ऑक्सीडेशन द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। वो रिएक्शन जिसमें आपकी ऑक्सीजन गेन हो रही है, हाइड्रोजन लॉस हो रही है। वो रिएक्शन जिसमें आपकी हाइड्रोजन क्या हो रही है? गेन हो रही है, ऑक्सीजन लॉस हो रही है। यहाँ पर देखो जरा, CaO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, इसके पास पहले ऑक्सीजन थी अब नहीं हुई, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? देखो, पहले वाटर के पास, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब जुड़ गया, है ना। तो वाटर का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो वाटर में ही तो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। रिडक्शन किसका हुआ? CuO का हुआ।
आपका ऑक्सीडेशन किसका हुआ, पानी का हुआ। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिला ना, तो क्या इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं। अब देखो जरा, आपके ये वाटर का रिएक्शन करवाया किसने, वाटर का ऑक्सीडेशन किसने करवाया, कॉपर ऑक्साइड ने करवाया ना, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन हो जाएगा, यहीं पे समझा देती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। वो सब्सटेंस जो किसी का ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, वो सब्सटेंस जो किसी का रिडक्शन करवाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किसने करवाया था, वाटर ने करवाया था, तो वाटर क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एज सिंपल, बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स द ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन लेता है। और अ सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस इटसेल्फ, और जो खुद रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट इट इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन। वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन ले लेता है, या फिर और इट इज अ सब्सटेंस इटसेल्फ गेट रिड्यूस होता है, ठीक है। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन कुछ नहीं है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब आपके मेटल किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और वो किसी अनडिजायरेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कोरोजन बुलाते हैं। जैसे कि आपके आयरन में रस्टिंग देखी होगी, आयरन रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ और रेड कलर का एक सब्सटेंस बना लेता है जिसे हम रस्ट बुलाते हैं बच्चों। रेंसिडिटी, आपने एक चीज और देखी होगी कि आपका जो खाना होता है रखा हुआ, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका वो फूड आपका रेंसिड हो जाता है। द टेस्ट एंड ओडोर ऑफ अ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब वो उस मटेरियल को जिसमें फैट और ऑयल होता है, उसको हम लोग बहुत समय तक एयर में खुला रख देते हैं, उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग रेंसिडिटी बुलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फैट और ऑयल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, कई सारे मेथड है इसके प्रिवेंशन के। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूड को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, पूरा केमिकल एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने इसी लेक्चर में पढ़ लिया है। होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब जो कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, तो इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।